और अपने क्वेश्चंस को लास्ट में जब मैम कहें तब पोस्ट कर देना है। जितनी भी डिटेल्स है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ पहले क्या रहा, और कट ऑफ होता कैसे है, ये कट ऑफ निकालते कैसे हैं, प्री के मार्क्स जुड़ते हैं क्या, मेंस में क्या होता है कि 250 का पेपर होता है, 100 में से नंबर आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा डिटेल में देख रखा है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और फिर उससे भी बड़ा सवाल आता है साइकोमेट्रिक मैम ये कैसा टेस्ट है, तो चलो वो भी बता देते हैं। सारी चीजें बताऊंगी मैं, सब कुछ आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मैम। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो सितंबर के मंथ में हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन देखा था, ठीक है। इस बार भी एक्सपेक्टेड ये है, सितंबर का मंथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसबीआई पीओ अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, ठीक है। अभी हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, ना एग्जाम की डेट है ना नोटिफिकेशन की डेट है, बट यस बहुत जल्दी ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा। और ये कोई छोटी फाइट नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर एक बच्चा बैठना चाहता है और इसको क्रैक भी करना चाहता है, और इसका लेवल बाकी सभी एग्जाम से बहुत बहुत अच्छा होता है, तो आपकी तैयारी भी वैसे ही बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज से शुरुआत करेंगे मैम कि भाई आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बाकी ज्यादातर सभी बैंक एग्जाम्स की तरह यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के अलावा आपसे और कुछ नहीं मांगा गया है। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है अगर, तो आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाले बच्चे ये अप्लाई कर सकते हैं, साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले और बाकी और प्रोफेशनल कोई भी अगर किसी ने कोर्स किया है तो वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी बैरियर नहीं है। और एक और बच्चों को ख्याल आता है कि मैम मैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, है ना, तो फिर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ? आप अप्लाई कर सकते हैं अगर जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी, क्योंकि हमारे पास डेट नहीं तो मैं आपको डेट नहीं बता सकती, बट जो भी आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट रहेंगी, आपको उन डेट्स के अंदर अंदर अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही ग्रेजुएशन की बात, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की बात, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। वहीं पर अगर मैं एज की बात करूं तो आपकी कम से कम उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। 21 से कम अगर रहेगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 30 से ज्यादा रहेगी तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, अब इसमें ना कुछ जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें ना कुछ डेट्स लिखी होती हैं, तो अगर आपका बर्थडे, मैं जब नोटिफिकेशन आएगा ऑफ कोर्स मैं आपके साथ जुड़ूंगी, उन डेट्स में है या उन डेट्स के बाद हुआ है, जैसे कि अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डेट को अगर आपका बर्थडे है या उसके बाद हुआ है तो फिर तो ठीक है, और अगर आपकी जो पर्टिकुलर डेट दी गई है उसके पहले आपका बर्थडे है तो आप एलिजिबल हैं, उसके बाद होगा तो नहीं। जो भी स्पेसिफिक डेट होगी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जब हमारा डिटेल नोटिफिकेशन सामने होगा। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बच्चों ये एग्जाम हमारा 3 फेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और इंटरव्यू को भी हम देखें तो इसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हमने क्या, एग्जाम पैटर्न ही ऐसा है जिसमें आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, राइट, उसमें देखा जाता है कि आप जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, ठीक है, राइट, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, पर यस आपको थोड़ा सा अच्छे से समझदारी के साथ अटेम्प्ट करना होता है। दूसरा आपका ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर आप किस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, क्या आपके विचार होते हैं, उसमें आपका जजमेंट किया जाता है, ठीक है। और फिर आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है 1-on-1, जिसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और फिर आपका आंसर होता है, ठीक है। ये हमारा रहता है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें किसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं किसके नहीं, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम के पैटर्न की, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है और आपसे कितने क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, जरा समझिएगा। मैं यहाँ पर अभी प्री की बात करती हूँ। अगर मैं प्री की बात करती हूँ तो सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, व्हिच मींस कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो भी आपको सही लगेगा वो आप अपना आंसर मार्क कर देना, ठीक है जी, क्लियर। आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा और रीजनिंग पढ़ना होगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं जो 30 नंबर के होते हैं, जिनको करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 35 क्वेश्चन के ही इनके मतलब मार्क्स इनके रहने वाले हैं। इनको करने के लिए भी 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि बेसिकली 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और आपको इसको 1 घंटे में करना होगा। याद रखें, एसबीआई पीओ में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपको प्री में नहीं मिलेगा। There will be no cut off, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं मिलेगा। पूरे 100 में से जो भी कट ऑफ आएगा वो आपको बताया जाएगा। आपको अलग अलग एक एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का कट ऑफ यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ सेक्शनल कट ऑफ का कोई क्राइटेरियन नहीं है। Am I clear here? ठीक है, मैंने लिख भी दिया है ताकि अगर आपके पास ये पीडीएफ पहुंचे तो आपको बिना पढ़े भी समझ में, मतलब बिना समझाए भी समझ में आ जाए। पढ़ना तो पड़ेगा ही ऑफ कोर्स, है ना। आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट योर मेंस पैटर्न। मेंस में जीए भी इंक्लूड हो जाता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इंक्लूड हो जाती है। तो आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, 50 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। आपके इंग्लिश के 35 क्वेश्चन होते हैं जो 40 नंबर के होते हैं और 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इसको करने के लिए भी। आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं जो 50 नंबर के होते हैं और 45 मिनट का समय दिया जाता है। जीए के 50 क्वेश्चन होते हैं जो 60 नंबर के होते हैं और 45 मिनट का समय इसके लिए भी आपको दिया जाता है। ये सब तो आपका रहा जी ऑब्जेक्टिव। अब इसके अलावा जिस दिन आपका मेंस का पेपर होता है उसी दिन जिस दिन आपका मेंस का पेपर होता है उसी दिन आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है, जिसमें आपसे एक लेटर लिखने के लिए कहा जाता है और आपसे एक पैसेज एक लेटर और एक ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। इन दोनों के ही आपके 25-25 मार्क्स होते हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे 2-3 आपको दे दिए ऐसे के टॉपिक, और फिर उनमें से आपसे कहा जाता है कि बच्चों चलो ये वाला जो है आपको लिखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 4 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस जनरली मिलते हैं, 3 भी मिल जाते हैं, तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो आपको उसके बेसिस पर लिखना होगा। एक ऐसे लिखना है, एक लेटर लिखना है, दोनों 25-25 नंबर के होते हैं, यानी कि 50 नंबर का आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। अब जब मैम लिखने की बात कर रही है तो यहाँ पेन से पेपर पे नहीं लिखना है, लिखने का मतलब यहाँ पर टाइपिंग से होता है, तो आपको टाइप करना होगा बेसिकली, ठीक है। क्या करना होगा, आपको टाइप करना होगा। गॉट इट। अब जरा
ध्यान से सुनना मेरी बात। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश का होता है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको लेटर लिखना होगा और ऐसे लिखना होगा। 50 नंबर का ये होता है और इसको करने के लिए आपको अलग से 30 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको टाइप करने हैं दोनों चीजें। क्लैरिटी है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या देख लिया कि 200 नंबर का तो आपका ये हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का आपका क्या हो गया, आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। यानी कि मेंस आपका टोटल कितने मार्क्स का हो गया जी? 250 नंबर का। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, समझते चलना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाने के लिए। अब चलते हैं थोड़ी सी जरूरी बात पर जानने के लिए। सेक्शनल मार्क्स ना तो प्री में होंगे ना ही आपके मेंस में होंगे, मतलब आपको ओवरऑल एक कट ऑफ दिया जाएगा, केवल वही आपको क्लियर करना है। सेक्शनल मार्किंग यहाँ पर प्री और मेंस दोनों में नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। अगली बात, अगर मैं सिलेबस की करूं तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान है बैंक एग्जाम्स के सिलेबस का, तो सिलेबस सेम ही है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स और जीए सबका सिलेबस सेम होता है। प्री का भी सेम होता है, सारे एग्जाम्स की बात कर रही हूं मैं, और मेंस का भी सेम होता है। नो टॉपिक इज डिफरेंट, सारे टॉपिक सेम है। जो आपसे पूछा जा रहा है आपके आईबीपीएस पीओ एग्जाम में, वही आपका एसबीआई पीओ में भी पूछा जाएगा। बस याद रखना कि वो लेवल अप होता है, ठीक है। एसबीआई पीओ का लेवल जो है वो बाकी और एग्जाम से हमारा थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है। एम आई क्लियर हियर? तो ये बच्चों आपका प्री का सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, आप देख सकते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स और यहाँ पर इंग्लिश है। अब मेंस की बात करें तो इसमें क्योंकि जीए भी आ जाता है, तो ये रहा आपका जीए का सिलेबस। लेकिन इसमें एक चीज और आपकी समझने वाली है कि हमारे रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके केवल और केवल मेंस में ही आते हैं, जैसे कि आपका वर्बल रीजनिंग कहूं या फिर क्या कहना चाहिए मुझे, हमारे जो ये देखो इनपुट आउटपुट जो होते हैं और हमारा जो ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे केवल मेंस में ही आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो हमारी मेंस में ही आती है। एम आई क्लियर हियर? तो छोटे मोटे टॉपिक्स का ऐसा डिफरेंस है, 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, जो हमारा मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आता है। और वो भी रीजनिंग, और रीजनिंग का ही समझ लो, क्वांट्स में तो सारी चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है। और ये तो पूरा पैटर्न है ही हमारा। यहाँ से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जितना आपने पढ़ रखा है, मतलब जो भी हम बेसिक नॉलेज हमारे पास कंप्यूटर की होती है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं के बराबर ही होते हैं, समझिएगा। आगे पहुंचो। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें समझनी है। अभी हम लोगों ने देखा, देखो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें ध्यान रखना कि उसमें प्री जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो मेंस की बनती है और आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स आते हैं उसकी बनती है, ठीक है। फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो आपने मेंस में और इंटरव्यू में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उसकी बनती है। लेकिन आपका एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है। 250 नंबर का पेपर था मेंस का भी हमने देखा, और आपका 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया, तो इस 250 को 75 में कन्वर्ट कर दिया जाता है डिवाइड करके, और इस 50 को भी 25 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो 100 में से बनती है, ठीक है। किस में से बनती है? 100 में से बनती है। पेपर आपका 250 का ही होगा, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें जी? आपके 75, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ऐसा होता है। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी बन रही होती है 300 में से नहीं, वो आपकी बन रही होती है किसमें से जी? वो आपकी बन रही होती है आपके 100 मार्क्स में से, ठीक है। समझ आ गया सबको, राइट? अब लेकिन कट ऑफ तो जैसे मैंने बताया सेक्शनल नहीं होगा, बट होगा तो प्री का भी, होगा तो मेंस का भी, है ना, होगा तो आपका इंटरव्यू का भी, है ना, और होगा तो फिर आपका फाइनल कट ऑफ भी। तो ये चारों कट ऑफ पिछले साल की क्या रही है वो मैंने यहाँ पर रखी है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। ये आपका पिछले साल का कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज मैंने रखा है प्री का, जरा ध्यान से देखें। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो प्री का कट ऑफ 59.25 था, ठीक है, 59.25। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रही है मैम। अब इससे बेहतर ही आपको करना है, इसके नीचे ग्राफ नहीं जाना चाहिए। एसबीआई पीओ के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने शुरू कर दीजिएगा अभी से। जिन बच्चों की तैयारी है, जिनकी तैयारी नहीं है, उनको कैसे पढ़ना है उनके लिए मैं बताऊंगी चीजें आगे अभी, ठीक है। ये बाकी और कैटेगरीज का आपके सामने है। अब अगर मैं मेंस की बात करूं, पिछले साल के मेंस की अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं जो कट ऑफ था, ठीक है, आउट ऑफ 250 वो कितना था? 70। अब इसमें परसेंटेज नहीं होता, तो ये मत समझना कि 250 में से 70 नंबर आ रहे हैं और ये पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ऐसा ना समझें। आपने इतने नंबर ले आए, समझ लीजिए आप बहुत धुरंधर हैं, ठीक है। तो 70 मार्क्स का जो है वो हमारा क्या था? कट ऑफ था मेंस का, 250 में से। अब जैसे मैम ने बताया कि यार प्री के मार्क्स तो इंक्लूड ही नहीं होते हैं, सिर्फ मेंस के होते हैं और इंटरव्यू के होते हैं। तो जरा पहले ये देख लेते हैं कि इंटरव्यू में कैसे मार्क्स आए थे, क्या कट ऑफ था। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 में से 20 नंबर लाने जो है वो मैंडेटरी थे, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक भी आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन भी आ जाता है, और आपका जो है वो इंटरव्यू 1-on-1 भी आ जाता है, ठीक है, राइट। तो बेयर मिनिमम आपको इसमें कम से कम 20 नंबर लाने होते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो मतलब इजीली 25 से 30 आराम से स्कोर किया जा सकता है। 30 के ऊपर भी बच्चे जंप करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता नंबर वो, ठीक है, राइट, बहुत कम नंबर्स में होते हैं। आगे देखें तो अब फाइनल कट ऑफ जो हमारा बना था 100 में से, वो बना था आपका 44.60। समझ में आ गई बात? 44.60 जो है वो आपका क्या था जी? कट ऑफ था आउट ऑफ 100 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो फाइनल कट ऑफ है। तो अगर किसी बच्चे के इतने या इससे ज्यादा मार्क्स हैं तो फिर उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ये आपको ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि आपको अपनी तैयारी इसी लेवल पर करके चलनी है। बात समझ में आ रही है सबको? बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, एक एक बात बहुत जरूरी है और समझने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनते रहो। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। ध्यान रखिएगा, एक बेसिक सैलरी तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगी, जो कि आराम से आपकी 60 से 70 हजार के बीच में होगी। उसमें आपको तरह तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग कहां पर है, आप कहां पर पोस्टेड हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी टोटल सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, ठीक है। डिपेंड किस चीज पर करता है कि आपको टोटल सैलरी कितनी मिलने वाली, कि आप कहां पर पोस्टेड हैं। और ये जॉब वाकई में बहुत ही, क्या मैं बताऊं, मतलब मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही मैं एक दिन मतलब मैं स्टूडेंट से ही मिली थी, एंड ऐसा माहौल कुछ बना कि उनके रिश्तेदार जो है वो मिल गए। मतलब मेरे आंखों के सामने की बात थी, मैं स्टूडेंट से मिली और उनके रिश्तेदार मिल गए। उनको नहीं पता था कि मैं टीचर हूं या क्या। तो वो अलग से मतलब रिश्तेदार मिले, तो वो अब जो बच्चा था उसको कि अरे अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, अरे एसबीआई हमारे बच्चों को भी बताओ, ये करो वो करो, मतलब इतना उन्होंने उसको पैम्पर कर
दिया एंड आफ्टर लाइक जब वो चले गए, आफ्टर दैट द स्टूडेंट केम टू मी एंड सेड कि मैम देख रही हो आप इनको, ये वो लोग हैं जो मेरे को बोलते थे गधा है, कुछ नहीं कर पाएगा, आज देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो दिन आता है, ठीक है, वो दिन सबकी लाइफ में आता है, पर ऐसे नहीं आ जाता, उसको लाना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट मारने पड़ते हैं भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, करना पड़ता है ब्रो, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं। और अगर आप उस एफर्ट के लिए तैयार हो ना, तो सपना तो क्या, इससे बड़ा भी कोई सपना देखोगे ना, वो भी आपके कदमों में झुकेगा। बस आपके सपनों में जान होनी चाहिए। अगर आपके सपनों में जान है तो पूरी कायनात झुक जाएगी आपके कदमों में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये शब्द बड़े ही पोएटिक से लग रहे होंगे शायद आपको, बट इन शब्दों में जान है, इन शब्दों में सच्चाई है। आप देखना एक दिन ये सच आपके सामने खड़ा होगा। आओ जरा जी बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है वो हमारी लगभग रहेगी 60 से 70 के बीच में। ये तो मैम ऐसे एक ओवरऑल अंदाजा आपको दे रही है, लेकिन इसके अलावा आप कहां पर पोस्टेड है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। अब अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात कर लूं, तो आप जो है आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको बैंक में पहुंचाया जाएगा, मतलब जहां पे भी आपको आपकी पोस्टिंग की जाएगी, वहां पर आपका काम जो है शुरुआत में क्या होगा, वही क्लरिकल लेवल के काम से हम शुरू करते हैं, ताकि एक बैंक के माहौल को समझा जा सके, है ना। तो एक बच्चे का मेरे पास ये भी फोन आया था कि मैम ये तो बेसिक क्लर्क वाला काम करवा रहे हैं, मैं तो पीओ हूं ना मैम। अरे वो क्यों ऐसा करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो माहौल को समझना होता है थोड़ा सा, ठीक है। बैंक को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे बैंक काम करता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, उसको समझने के लिए ये काम करना पड़ता है। तो आपका जो काम होगा वो क्या हो सकता है जी, आपको हैंडल करने होंगे कस्टमर की क्वेरीज को, ठीक है। कोई भी इशू आ जाता है उसको भी आपको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदारी बैंक जो है वो आप ही की है। तो आपको हर काम आना चाहिए और हर काम का आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। देखिए बहुत सिंपल बात बताती हूँ, आपको क्वांट्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, और आपको जीए भी पढ़ना है, और आपको अपने डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है। आई नो बहुत सारे बच्चों का डिस्क्रिप्शन लिख दिया यार मैंने। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी आरआरबी का जब एग्जाम था तो क्वांट्स और रीजनिंग पर तो बहुत एफर्ट मारे गए हैं ना जी, मारे हैं नहीं आ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्वांट्स और रीजनिंग पर तो आपने बहुत ज्यादा एफर्ट कर लिए हैं। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जरा डिटेल में सुनिएगा। देखो सबसे पहली चीज तो एसबीआई पीओ कोई छोटा एग्जाम नहीं है जो पढ़ा और तुरंत निकाल लिया। इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, आपके अंदर एक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में एक्सपर्ट होने चाहिए, और उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्वांट्स की भी, रीजनिंग की भी, और इंग्लिश की भी, और जीए की भी, सबकी आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक चीट कोड है, चीट कोड ये कहता है कि बच्चे क्वांट्स और रीजनिंग तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इंग्लिश में, और मैक्सिमम बच्चा फिर फेल होता है। क्यों? क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग तो सभी पढ़ा था ना, सबने ही पढ़ा था, सारा ही पढ़ लिया था, और सबने ही पढ़ लिया था, सब उसमें एक्सपर्ट हो गए थे, लेकिन इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हो पाए। तो वो बच्चे जो इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गए वो बाजी मार के ले गए यार, उनका सिलेक्शन हो गया, वो आगे निकल गए, बाकी पीछे रह गए। तो आपको ये वेट नहीं करना कि पहले धक्के खाओ, फिर गलतियां करो, फिर उसके बाद सीखो, फिर अगले साल पेपर दो। अगर आप तैयार हो तो आप अभी से ऐसे तैयारी करके चलो कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, और इंग्लिश भी पढ़नी है, और अभी से पढ़ के चलना है हर एक चीज को। और इसके साथ साथ जीए को भी अभी से पढ़ के चलो। ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, थोड़ा समय दे सकते हो, थोड़ा तो समय दो ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अगर आप इंग्लिश और जीए के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो मैं पहले बता देती हूँ, ऑलरेडी बाहर हो सिलेक्शन के, आप इस रेस का हिस्सा हो ही नहीं, क्योंकि वो जो इन पे काम करता है वो बाजी मार के ले जाता है, बाकी तो ये मेहनत करने वाले रह जाते हैं। समझ में आई बात? स्मार्ट बनो, गधे मत बनो। और एक बात समझ लो, जितना हो सके मॉक्स लगा लो, ठीक है, जितना हो सके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि लेवल फिर भी क्या होता है पेपर का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। इसके बाहर कुछ नहीं होगा, जो होगा यही होगा, इसके आगे कुछ नहीं मैं कह सकती। बस अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे पेड बैचेस में जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले YouTube पर ही मैम सब कुछ तो करा रही है आप लोगों को। सुबह 8 बजे वाले सेशन में जुड़ो तो सही, मजा आएगा आपको पता चलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन का लेवल क्या आता है आपके पेपर में, वही लेवल मैम कराती होती है इधर, ठीक है। वो क्या में दिक्कत आ रही है, 12:45 वाला सेशन है, और अगर रूल्स पढ़ लिए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर और कैसे उनको यूज करें, तो जुड़ जाओ भाई हमारे साथ 11 बजे वाले सेशन में। ये सारे सेशंस YouTube पे है, कंप्लीटली फ्री, पूरी तरीके से कंप्लीटली फ्री। इंग्लिश में आपको मैं जरा सा भी कम नहीं रहने दूंगी। अगर कोई नया बच्चा मुझे यहाँ देख रहा है तो जाकर एक बार रिव्यूज खोल के देख लीजिएगा, एक बार शॉर्ट वीडियोस वाला सेक्शन खोल के देख लीजिएगा, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर बच्चे अभी ये कहकर आए हैं, अभी भी कहा है उन्होंने, जो एग्जाम हुआ था कि मैम 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट हमारा रहा, और मुझे पूरा विश्वास है उनका स्कोर भी 30 आउट ऑफ 30 ही रहेगा, क्योंकि मैंने ट्रेन किया है उनको, मैंने उनकी वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों पर अपने आंखों के सामने बैठा के उनको प्रैक्टिस करवाई है चीजें। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी मेहनत को लेकर, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको क्या सिखाया है। तो अगर आप भटक रहे हो कि इंग्लिश कहां से पढ़े और क्या ना पढ़े, तो यहाँ आ जाओ, इन सेशंस में बैठो। कल सुबह 8 बजे आपके इंतजार करूंगी, मुझे बताइएगा कि मैम आपका एसबीआई पीओ वाला सेशन देखकर हम यहाँ आए हैं, मैं रिकॉग्नाइज जरूर करूंगी सुबह 8 बजे, ठीक है। आप पेड बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। बैंक महापैक जो है वो एक कॉम्बो होता है जिसमें आपको हर एक वो चीज मिलती है, ठीक है, जो आपको चाहिए। इसमें आपका एसबीआई वाला जो बैच है वो भी कवर्ड होगा, आप अगर अलग से उसको लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बैंक महापैक में ही एनरोल कर लो, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है। ये हमारा अभी फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, 0 से अगर किसी बच्चे को पढ़ना यहाँ पर पढ़ लो, और अगर एसबीआई पीओ को डेडिकेटेडली आप तैयारी करना चाहते हो तो फिर ये अचीवर्स बैच है, अभी शुरू हुआ है, तुरंत एनरोल कर लो, देर मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, राइट। बाकी और बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी, आप महापैक में तो आपको मिल ही जाएंगे। ये हमारा बुक का मॉड्यूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस